आज पढ़ेंगे अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे आज अपन? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के अपने पास 6 विषय क्षेत्र हैं। जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक समायोजन, दूसरे देशों से संबंध और कालिक अनुक्रमण। ये 6 अपने पास है मानव भूगोल के क्या है विषय क्षेत्र। अब इन 6 के बारे में हमें पता लगाना है कि मानव भूगोल में जनसंख्या किसे कहते हैं। अगर जनसंख्या जाती है तो किसे कहेंगे जनसंख्या? किसे कहेंगे जनसंख्या? जनसंख्या क्या परिभाषा होगी? और जनसंख्या में किस किस का अध्ययन करेंगे अपन? तो देखिए जनसंख्या किसे कहते हैं? जब हमारे सामने किसी पर्सन में किसी देश का नाम नहीं है या किसी राज्य का नाम नहीं है, किसी भी देश परिवार का नाम नहीं है, किसी क्षेत्र का नाम नहीं है, ओनली सिर्फ जनसंख्या है, तो हमारे पास परिभाषा है। क्या आएगी? परिभाषा। वो परिभाषा क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे अपन? जनसंख्या। क्या कहेंगे अपन? जनसंख्या। बात समझ आ गई? जनसंख्या किसे कहते हैं? अब देखिए अगर ये लिखा होता बाहर की जनसंख्या तो हम क्या बोलते थे? जनसंख्या बोलते थे, और संख्या का उत्तर क्या था? संख्या आता। उधर बाहर की जनसंख्या कितनी है तो हम बोलते हैं 121.01 करोड़। ये बोलते ना अपन। क्यों बोला अपन ने? क्यों हमारे सामने नाम आया है, किसी देश का नाम आया है, इसलिए हमने क्या बोला उसको? हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये। अगर नाम नहीं है सिर्फ जनसंख्या ही है तो हमारी परिभाषा बनेगी यार किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलेंगे? जनसंख्या। अब ये हो गया अपने पास, ये तो हो गया जनसंख्या किसे कहते हैं। अब हम इस जनसंख्या में मानव भूगोल के अनुसार क्या क्या विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके जनसंख्या के अंदर हम विभिन्न प्रकार की जातियों का अध्ययन कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के जन समूह का अध्ययन कर सकते हैं, लोगों के अधिवासों का अध्ययन कर सकते हैं, लोगों के कार्य का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत मानव के मनुष्य की जातियों का अध्ययन कर सकते हैं, जन समूह का अध्ययन कर सकते हैं, उनके अधिवासों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार जनसंख्या के विषय में इन सभी के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। आइए समझ बेटा पहला आ गया ना? प्रश्न जाएगा मानव भूगोल विशेषण बताइए, कोई 2 का वर्णन कीजिए। तो पहले का वर्णन कर सकते हैं अपन, पहले का वर्णन कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर? दूसरा देखिए, दूसरा अपने पास है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा अपने पास है? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में मानव भूगोल के प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तथ्यों का, हम जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं उस प्रकार के वातावरण का अध्ययन करना है कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है या वायुदाब ज़्यादा है, यहाँ का धरातल किस प्रकार का है, यहाँ का क्षेत्र किस प्रकार का है, यहाँ का समतल मैदान है या उबड़ खाबड़ क्षेत्र है कि नहीं है। तो जिस जिस प्रकार के धरातल पर हम रहते हैं उस प्रकार के धरातल का अध्ययन करना इसमें आएगा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब जिस प्रकार का धरातल है उसमें उसी प्रकार के खनिज संसाधन हमको प्राप्त होंगे। अगर हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहाँ सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा ये मिल सकते हैं अपन को, तो वहाँ पर उस प्रकार का मिला। हम समतल मैदान में रहते हैं तो वहाँ कोयला मिल सकता है, कोयला मिलेगा नहीं मिलेगा। और अपने राजस्थान में है तो वहाँ खनिज तेल मिल सकता है। तो जिस प्रकार का धरातल हमारे पास होगा हमारे पास संसाधन भी उसी प्रकार के होंगे। संसाधन क्या होंगे? तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। जिस प्रकार का प्रदेश होगा, जिस प्रकार का क्या होगा? प्रदेश होगा, वहाँ पर उसी प्रकार के संसाधन प्राप्त होंगे। अगर प्रदेश पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ अलग प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होंगे, अगर क्षेत्र मैदान है तो वहाँ पर अलग प्रकार के संसाधन प्राप्त होंगे। दोनों को दिख रहा है? अब बताइए मुझे संसाधन, अगर पूछा गया संसाधन किसे कहते हैं तब क्या लिखेंगे अपन? संसाधन किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे अपन? तो देखिए संसाधन की परिभाषा कुछ अलग है कि अगर प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा अलग है। धरातल के ऊपर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थ मिलकर
मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट में लिखना है, याद करना, तो हम लिख सकते हैं वह सभी संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन? संसाधन। आप मौखिक में आप इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं। अगर लिखित में आ जाएगा प्रश्न ये संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको वो पहले वाला जो आंसर है वो देना पड़ेगा। कौन सा? धरातल के ऊपर पाए जाने वाले जैविक और जैव पदार्थ मिलकर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसे क्या बोलेंगे? जैसे पायल आपको कुछ चांदी का बनाना है, आप जैविक हैं, आपको चांदी मिली, आपने इसको तुड़वाकर नाक का या कान का या पैर का जो बनवा लिया, आपकी इच्छा है हाथ में पहनने की, हाथ में बना लिया, तो आपकी आवश्यकता पूर्ति हुई कि नहीं हुई? कब हुई? जब जैविक, आप जैविक हैं और चांदी क्या है? अजैविक है, दोनों मिलेंगे तभी आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी। जब तक चांदी आपके हाथ में नहीं आएगी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी ना। तो इसी प्रकार जैविक और जैव पदार्थ मिलकर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तभी वह संसाधन कहलाएंगे। जब तक मनुष्य इसको काम में नहीं लेगा तब तक संसाधन नहीं कहलाएंगे। समझ में? दूसरा दिक्कत, दोनों में दिक्कत आएगी बेटा? सही है। अब देखिए तीसरा है प्राकृतिक वातावरण। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है? उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, या अपने पास किस प्रकार का, कौन से प्रकार का वातावरण में आप रह रहे हैं? तो वातावरण अपने पास देखेंगे हमारा धरातल किस प्रकार का है, यहाँ पाए जाने वाले क्षेत्र किस प्रकार के हैं, तो इसमें आपको अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक वातावरण के अंदर क्या अपने पास है? प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य की दृश्य जो क्रियाएँ होती हैं वो क्रियाएँ जो होती हैं मनुष्य के अध्ययन में शामिल करते हैं। उसके सांस्कृतिक और प्रदेशी व जो संबंध अपने पास है, हम धरातल से किस प्रकार से समायोजन कर रहे हैं, समतल मैदानों में किस प्रकार से रह रहे हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग किस प्रकार से रहते हैं, तो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव उस व्यक्ति पर, यहाँ पाए जाने वाले पशु जीवों के ऊपर पाया जाता है। जैसे अब कश्मीर देखो, कश्मीर का है, अपन रास्ता में रहते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में और उनके काम करने के तरीके में क्या है? अंतर है। हमारी बॉडी संरचना में और उनकी बॉडी संरचना में भी अंतर पाया जाता है। वो हमसे ज़्यादा गोरे पाए जाते हैं, हम तो शाम के पाए जाते हैं। और अपने ठीक नीचे जाएंगे, केरल में जाएंगे तो केरल के लोग किस प्रकार काले लोग हैं, तो किसका प्रभाव पड़ा? ये वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर भी पड़ता है। जिस प्रकार का धरातल होगा उसी प्रकार के वहाँ के कार्य होंगे। ठीक है। चौथा अपने पास है प्रादेशिक समायोजन। प्रादेशिक समायोजन होता है, समायोजन होता है इक्वल करना, मिलान करना। हमें जिस प्रकार के वातावरण रह रहे हैं हमें उन वातावरण से साथ मिलकर काम करना है। क्या करना है? अपने को मिलकर काम करना है ताकि हम उसका समायोजन कर सकें। क्या कर सकें? हमें उसका समायोजन कर सकें और समायोजन के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक समायोजन नहीं करेंगे हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जब तक हम समायोजन नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ का वातावरण है, कोई अमेरिका से यहाँ पे आ गया और अमेरिका का जो वातावरण अलग था और यहाँ का वातावरण अलग है। यहाँ आएगा वो इस वातावरण में ढल जाएगा, ढलने के बाद ही वो अपना कार्य यहाँ पर कर सकता है। जब तक यहाँ के वातावरण का समायोजन नहीं करेगा या उसके इक्वल नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं कर सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता। तो जहाँ कहीं भी हम जिस प्रदेश में जाएंगे, प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर हमें वहाँ के वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, तब जाके हम अपना कार्य कर सकते हैं। मानवीय क्रियाएं हो सकती हैं, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक है। अगला देखिए अपने पास है दूसरे देशों से संबंध। हमने हमारे प्रादेशिक संयोजन कर लिया, प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और जनसंख्या किस प्रकार से निवास कर रही है। ये करने के बाद हम हमारे संबंध को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है, कुछ चीज़ें विदेशी लोगों के पास भी नहीं है। जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो हमारे पास है नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक देश से लोग दूसरे देश से वस्तु लेने और देने के कारण एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। जैसे हमारे पास खनिज तेल नहीं है तो हम सऊदी अरब से कह रहे हैं संबंध बनाएंगे, भाई आप मुझे खनिज तेल दे दीजिए और हमारे आज जो भी आपको पसंद है, जो आपके पास नहीं वो हमसे ले लीजिए। तो वस्तु विनिमय के आधार पर हमें एक देश से दूसरे देश से संबंध जोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो देशों संबंध कब जुड़ेगा, जो चीज़ हमारे पास नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, बाजार जाओ, दुकान में जाओगे,
जाओगे वहाँ से पैसे दोगे और हम चीज़ ले ली। उसी प्रकार जिन देशों के पास वस्तुएं नहीं है और जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, तो हमारे जो नहीं है वो उनको दे देंगे और उनके पास में जो हम दे देंगे उनको ले लेंगे। तो इस प्रकार करके एक देश जैसे हमारे संबंध बन जाएंगे। ये संबंधी एक विस्तार नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्तार नीति कहलाती है, जिससे कई देश आपस में जुड़ जाते हैं। किसके आधार पर? वस्तु विनिमय के आधार पर। किसके आधार पर? वस्तु विनिमय के आधार पर बहुत सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कालिक अनुक्रमण। काल में समय, काल में होता है समय, कितना समय हमें इसमें कार्य करने को व्यक्त पड़ता है। कालिक समय के अनुसार अपने पास में मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है। प्राचीन काल के अंदर स्थिर नहीं थे, धीरे धीरे जुड़ने में काफ़ी समय लग गया और आज पूरा विश्व वस्तु विनिमय के आधार पर एक हो गया है। सब देशों के अंदर समझौते बन चुके हैं। एक जो देश दूसरे देश की सहायता करता है, खनिज संसाधन में हो या वो अपने पास राजनीतिक में हो या आर्थिक क्रिया में हो, सब देश दूसरे सहयोग करते हैं। तो ये कार्य करने में हमें कितना समय लग चुका है। इस मनुष्य स्थिरता लाने में पहले से ऐसी स्थिति नहीं थी। ये कहलाता है कालानुक्रमण। क्या कहलाता है? कालानुक्रमण कहलाता है। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उसके भौगोलिक संबंध उत्तरोत्तर आर्थिक गत्यात्मक बन गए हैं। जैसे मान लीजिए हम अमेरिका जाएंगे, यहाँ जो जिस प्रकार से रहते हैं, हमारा जो सांस्कृतिक नियम है, रहन सहन, खान पीन, व्यवसाय, रीति रिवाज हैं, वो वहाँ के लोगों में अलग है। तो हमें वो लोग देखेंगे तो हमारे अच्छे गुणों को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे और उनके अच्छे गुणों को अपन ग्रहण कर लेंगे। तो दो देशों की संस्कृति आपस में मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। वो किस क्रम के अनुसार हुआ, कितने समय में अनुसार हुआ, वो कहलाएगा कालिक अनुक्रमण। क्या कहलाएगा? कालिक अनुक्रमण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने पास प्रादेशिक सांस्कृतिक प्रादेशिक आ जाएगा इसके अंदर। ये अपने पास 6 है। तो मानव भूगोल के विषय तो समझ आ गया। मानव भूगोल के विषय कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? इनका नाम याद करना पड़ेगा। भूगोल क्षेत्र नाम बताइए। तो क्या बताओगे आप? जनसंख्या। दूसरा कौन सा है? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक समायोजन, दूसरे देशों से संबंध और कालिक अनुक्रमण। ये 6 नाम आपके याद होने चाहिए। पहले में क्या क्या होगा? फाइल इसमें क्या क्या होगा अपने पास? इसमें आ गया अपने पास में, इसमें जन समूह आ जाएगा, इसमें जाति आ जाएगी, उनके अधिवास आ जाएंगे, उनके प्रवास के काल आ जाएंगे, उनकी क्रिया आ जाएगी, आर्थिक क्रिया आ जाएगी, उनका अध्ययन करेंगे। दूसरे में वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों का अध्ययन करेंगे, वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है उसका अध्ययन करेंगे। कौन सा कटिबंध उष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, कौन से उसका वर्णन करेंगे। चौथे क्या करेंगे? हमें उसका समायोजन करना पड़ेगा, हमें उसका डरना पड़ेगा। चौथे क्या करेंगे? वस्तु विनिमय के माध्यम से दूसरे से हमारे संबंध जोड़ने पड़ेंगे ताकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहे और यहाँ पर जो रहते हैं उन व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और वो जो काम हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है? पहले प्राचीन काल में मानव स्थिर नहीं था, गोमर कर जीना पड़ता था। अब धीरे धीरे वो संबंध जोड़कर आगे क्या वो बढ़ने लगा है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो अनुक्रमण है वो हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, जिसे हम बोलेंगे मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। क्या बोलेंगे? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक अपने पास इसमें आ जाएगा आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। तो हमारे पास कितने काल हैं? 3 काल है अपने पास। कितने काल है अपने पास? 3 काल है। ठीक है, जो भी काल अपने पास 10 है अपने, और इनमें देखिए अपने पास लिख लीजिए आप लोग, अन्य संबंध में भी आ जाएगा एक